वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं इससे आगे बढ़ूं इससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को इतना सपोर्ट किया और इतना प्यार दिखाया। प्लीज़ यह प्यार बरकरार रखिएगा और आगे भी हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारी अब आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो किस उद्देश्य से होंगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी क्षेत्र में अगर आप तैयारी के लिए जाते हैं तो आपको बेसिक्स की जरूरत होती है, और वो बेसिक्स तभी आती है जब आप एनसीईआरटी को क्लियरली पढ़े होते हैं और उसके कंसेप्ट को समझे होते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया है कि क्यों ना हम एनसीईआरटी को बेस मान करके सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करें, उसके बाद किसी स्टैंडर्ड बुक की तरफ से जाएं। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज से 10 साल पहले, यानी कि 2010 के पहले जितने भी एग्जाम्स होते थे उनमें लगभग 50% से ज़्यादा उसमें फैक्चुअल प्रश्न होते थे, जिसे रटकर अगर कोई भी बैठे तो एग्जाम निकाल लेता था। लेकिन 2010 के बाद जो एग्जाम्स पैटर्न हुए वो काफ़ी चेंज हो गए हैं और अब फैक्चुअल प्रश्न नहीं आते हैं, अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और वही कर पाएगा उस क्वेश्चन को जो कंसेप्ट से पढ़ा हुआ हो। जैसे मैं एक एग्जांपल, एक फैक्चुअल प्रश्न देता हूँ कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ये सदियों से चलते आ रहा है और सबके जबान पर इसका आंसर होता है, लेकिन यदि इसी प्रश्न को यदि आगे पीछे कर दे कि सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये जो प्रश्न है ये कंसेप्चुअल प्रश्न है। और आज के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या फिर वनडे एग्जाम कोई भी हो, उसमें आपको ये फैक्चुअल प्रश्न अब नहीं आ रहे हैं, उसमें अब कंसेप्चुअल प्रश्न ही आते हैं। तो हमें एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, उसे बेसिक्स क्लियर करने की जरूरत है। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम एनसीईआरटी को क्रमवार पढ़ेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सारे सब्जेक्ट को धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे और उसका इम्पोर्टेंस जितने भी प्रश्न होंगे उसको मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा और हम लोग पूरे बेसिक्स से पढ़ेंगे। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, आज से हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी 6th क्लास की ज्योग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 6th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, आज हम इसे पढ़ेंगे और इसके कंसेप्ट को समझेंगे तथा इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट शब्द होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, उन सबको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, और ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है? तो पूर्णिमा कहलाती है। तो प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि जिस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है उस रात्रि को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? पूर्णिमा कहेंगे। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट वर्ड मिला, पूर्णिमा। इसके बाद कह रहा है 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देखते हैं, यानी कि पूर्णिमा के 15 दिन बाद चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो उस रात्रि को क्या कहते हैं? तो उस रात्रि को अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता
कि हम दिन के समय चंद्रमा हम इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। यानी कि दिन में सूर्य का जो प्रकाश है इतना तीव्र होता है कि उसमें जो तारे होते हैं या फिर अन्य खगोलीय पिंड होती हैं उनके प्रकाश को हम नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यहाँ आया शब्द कौन, क्या, खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं, वे सारी वस्तुएं जो आसमान में पाई जाती हैं वो खगोलीय पिंड हैं। ये छोटे भी हो सकते हैं और काफी विशाल भी हो सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य जो है एक तारा है और सूर्य जो है वो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। और जो सबसे निकटतम तारा है उसकी दूरी क्या है? तो 4.2 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जिसको कहते हैं। आगे देखते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते। यानी कि जो रात को ये सूर्य के चंद्रमा के अलावा सितारे जो हैं वो काफ़ी दूरी पर हैं, इस वजह से उनका प्रकाश कम आता है और उनसे ऊष्मा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एक एक तारे ऐसे हैं जो सूर्य से कई गुने बड़े हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध कृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र कहलाते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा जून जुलाई के महीनों में आसमान जब साफ रहता है तो आसमान में कुछ तारों का पैटर्न दिखाई देता है। कुछ तारों एक समूह में दिखाई देते हैं, वही नक्षत्र कहलाते हैं। आस, मेजर तथा बिग बियर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, यानी कि 7 संतों की मान्यता है कि जो ये सप्त संकेतक तारे हैं सप्तऋषि, वो 7 ऋषियों का समूह है, ऐसा माना जाता है। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्शा मेजर का भाग है। चित्र 1.1 में ये दिखाया गया है। ये सब संकेतक तारे हैं और ये ध्रुव तारा है। ऐसे बहुत सारे नक्षत्र हमारे आकाश में दिखाई पड़ते हैं। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान की ओर अधिक तारे, ग्रहों तथा नक्षत्रों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। पहले के जो बड़े बुजुर्ग थे वो रात के समय में, पहले तो घड़ी थी नहीं, तो रात के समय जो रात्रि थी उस समय उस समय जो दिशा होती थी वो ज्ञात नहीं था पहले, तो तारों की सहायता से ही वो दिशा ज्ञात करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। कहा जाता है आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचे जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वो ध्रुव तारे को संकेत करता है। यानी कि सप्तऋषि तारा है, वहां से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो वो जो
उसके जस्ट बाद वाला तारा होगा वो ध्रुव तारे को इंडिकेट करेगा। ये है ध्रुव तारा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो ग्रह किसे कहते हैं? वे आकाशीय पिंड जिसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ये देखिए, ये हमारा सौरमंडल है और इसमें सभी ग्रहों को व्यवस्थित रूप से दिखाया गया है। इसको हम सीधा करके देखते हैं। ये हमारा केंद्र में है सूर्य, और सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह और उपग्रह परिक्रमा करते हैं। जैसे कि सूर्य है और सूर्य से सबसे नजदीक है बुध, उसके बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल, मंगल के बाद है बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ये हमारे ग्रह हैं सौरमंडल की और उपग्रह हैं। ये जो शनि है, शनि के चारों तरफ आप वलय देख रहे होंगे। क्योंकि ये वलय नहीं है, ये उसके जो उपग्रह हैं उनका एक छाला है, रिंग है, और ये हमें रिंग की तरह दिखाई देता है। इन सभी ग्रहों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ से इसको देख लेते हैं। ये है बुध। बुध के बारे में दिया है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है। जो बुध ग्रह है वो परिक्रमण कितने दिन में करता है? 88 दिन में, और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है। आपको परिक्रमण और घूर्णन में अंतर नहीं पता होगा, तो मैं इसको क्लियर कर दूं कि परिक्रमण का मतलब होता है किसी एक बिंदु के चारों ओर घूमना, परिक्रमण कहलाता है। ठीक, जैसे कि एक मंदिर है, मान लीजिए कोई मंदिर है और मंदिर के चारों ओर भक्त लोग परिक्रमा करते हैं ना, उसको बोलते हैं परिक्रमण। ठीक, और जो घूर्णन है यानी कि एक ही जगह पे घूमना, यानी कि लट्टू को आप देखे होंगे, लट्टू अपने एक ही अक्ष पे घूमती रहती है, उसको घूर्णन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। शुक्र ग्रह, शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 225 दिन में पूरा कर लेता है और अपने अक्ष पर 243 दिन में। इसी तरह पृथ्वी जो है 365 दिन में और अपने अक्ष पर 1 दिन यानी 24 घंटे में। इसी तरह मंगल सूर्य के चारों ओर 687 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 ही दिन में कर लेता है। तो पृथ्वी और मंगल में काफ़ी समानताएं मिलती हैं। इसी वजह से मंगल पर रहने की योजनाएं बनाई जा रही है विभिन्न स्पेस एजेंसियों के द्वारा। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। और आगे है बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है, एक मिनट, बृहस्पति सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 11 साल और 11 महीने यानी लगभग 12 साल में पूरा करता है और अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट में मतलब घूर्णन पूरा कर लेता है। और इसके जो चंद्रमा की संख्या है यानी उपग्रह, वो लगभग 53 है यानी 53 है। उसके बाद है शनि। तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है। और इसके जो चंद्रमा की संख्या है लगभग 53 है, 53 है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो
ग्रह हैं उनकी जो परिक्रमण दिन है वो बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, कमेंट में बताइएगा। और आगे देखते हैं यूरेनस। सूर्य के चारों ओर जो यूरेनस है वो 84 साल में एक चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर 17 घंटे में घूम जाता है। ठीक, 17 घंटे 14 मिनट में घूम जाता है। और इसके जो उपग्रह हैं वो लगभग 27 हैं। और आता है सबसे लास्ट में नेपच्यून। नेपच्यून सबसे लास्ट में है, ये तो और ज़्यादा दिन लेगा घूमने में ना, क्योंकि ज़्यादा दूरी इसको तय करनी पड़ेगी। तो जो ये नेपच्यून है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा जो है 164 साल में पूरा करता है और अपने अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट में पूरा कर लेता है। और चंद्रमा कितनी है, तो इसकी चंद्रमा संख्या 13 है। तो देखिए जो नेपच्यून है वो 164 साल में पूरा करता है, यानी कि पिछली बार कब पूरा किया था, तो ये जो पिछली बार पूरा किया था वो 11 जुलाई 2011 को ये अपना एक मतलब कि एक 1 राउंड पूरा किया था। ठीक है, और उसके पहले जब इसको खोजा गया था 1846 में तब पूरा किया था। और आने वाले 2175 ईस्वी में, यानी कि 2175 ईस्वी में यह पुनः अपना नेक्स्ट जो परिक्रमा है उसको पूरा करेगा। एक बात और, सूर्य के स्थिति के अनुसार ग्रहों को 2 वर्गों में रखा जाता है। एक है आंतरिक ग्रह और एक है बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत ये 4 जो ग्रह हैं वो आते हैं, यानी कि सूर्य से नजदीकी के क्रम में ये 4 जो है आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और बाकी जो ये 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ से प्रश्न किस तरह बनेंगे। प्रश्न बनेगा कि निम्न में से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है। तो आंतरिक ग्रह नहीं है तो इसमें से 3 दे देगा और इसमें से 1 दे देगा। तो जब तक आप कंसेप्ट से पढ़े नहीं रहेंगे कि आंतरिक ग्रह कौन सा है और बाह्य ग्रह कौन सा है, तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो कंसेप्ट क्लियर करते चलिए और आपको सही आंसर दे देंगे। आगे देखते हैं, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश उसमें प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। यानी कि आसमान में जो चंद्रमा है एक उपग्रह है। और किसका उपग्रह है, तो पृथ्वी का उपग्रह है। और पृथ्वी के जैसा ही 7 अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। ठीक, अब हम आते हैं सौरमंडल पे कि सौरमंडल क्या है होता है। तो सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड आदि से मिलकर बना है। उसे हम सौर परिवार या सौरमंडल का नाम दे सकते हैं, जिसका मुखिया कौन है, सूर्य है। मुखिया कहने का तात्पर्य है कि ये जो है इन सबसे बड़ा है और सबके केंद्र में है, इसीलिए सौरमंडल का मुखिया कौन है, सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यंत गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कि सौरमंडल क्या है और जो ग्रह हैं उनका स्थिति क्या है और ये कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेते हैं और इनकी स्थिति क्या है। फिर से हमने पढ़ा नक्षत्रों के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा पूर्णिमा अमावस्या के बारे में पढ़ा और खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ा।
तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कवर किया जाएगा और जो चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा भी लाभ हुआ हो तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और उनका भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।